कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में हड्डियां गलने और बोन डेथ के मामले सामने आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है इसकी, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ ईएसआई हॉस्पिटल के डॉक्टर रोहन कृष्णन जी हैं। रोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहन जी, देखने को मिल रहा है कि कोरोना से जो लोग ठीक हो चुके होते हैं उनमें हड्डियां गलने और बोन डेथ के मामले सामने आ रहे हैं। क्या वजह है और बोन डेथ होता क्या है? देखिए, जो बोन डेथ है, ये इसका टेक्निकी भाषा में इसे हम एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन कहते हैं। इसमें जो शरीर का जो बोन होता है उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम होने के कारण बोन गल जाता है, ख़त्म हो जाता है। और ये आमतौर पर देखा जाता है या तो किसी इन्फेक्शन के बाद, किसी ट्रॉमा के बाद, लेकिन इसका सबसे कॉमन कारण है जो कि पूरे दुनिया में, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंटेक है। इसलिए ये जो जिम करते हैं लोग, जो इस तरह के स्टीरॉइड्स इंटेक लेते हैं, उन लोगों में भी ये काफ़ी मात्रा में देखा जाता है। कोरोना के साथ ऐसा हो रहा है कि लेट कोविड इन्फेक्शन करके अब एक नया टर्म हम लोग दे रहे हैं, जिसमें कि देखा जा रहा है कि धीरे धीरे कोरोना से रिलेटेड और भी कई बीमारियां उभर कर आ रही हैं, जो कि कोरोना के 2 से 3 महीने बाद और 1 साल तक कुछ ना कुछ ऊपर आ रहा है। ऐसे में ये जो एवास्कुलर नेक्रोसिस और बोन डेथ है, ये भी देखने में आ रहा है। इसका सबसे कॉमन कारण यही है कि जो कोविड होता है उसका एक लाइफ सेविंग ड्रग है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का डायरेक्ट रिलेशन है आपको एवास्कुलर नेक्रोसिस कॉज करने में। तो हालांकि 4 से 6 महीना अभी तक जो हमारे पास डेटा थे उसमें यही देखा जाता था कि 4 से 6 महीने अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चलेंगे तभी ये बीमारी होगी। लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि जो आपको 2 महीने के लिए भी, 60 दिन के लिए भी यदि किसी को कोरोना का के इन्फेक्शन में सांस लेने की तकलीफ होने की वजह से स्टेरॉइड्स दिया गया, उन सभी लोगों को अभी ये बीमारी हो रही है। कभी यदि अर्ली स्टेज में पकड़े तो बेहतर, लेट में पकड़ने पे ज्यादा दिक्कत है। बोन डेथ के मामलों की बात करें या फिर हड्डियों के गलना, इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण जो कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी है ये बीमारी का नाम, जैसा कि मैंने बताया, ये एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन कहते हैं इसको। इसमें आपको सबसे ज्यादा ये जो देखा जाता है बोन में, ये बोन हिप बोन में सबसे ज्यादा देखा जाता है। जो कूल्हे की हड्डी होती है उसमें ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। और चूंकि ये कूल्हे की हड्डी से रिलेटेड है, इसलिए इसके सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं वो आपको चलने में दिक्कत होना और कूल्हे के पास पेन होना, आपके कमर में पेन होना। जो इंसान की जांघें होती हैं उसमें इसका दर्द होता है, क्योंकि हिप जॉइंट जो पीछे से हमें दिखता है वो आगे से वो जांघ के तरफ ग्रॉइन जिसको रीजन कहते हैं, तो एंटीरियर ग्रॉइन पेन जो होता है वहां पर आपको दर्द होता है। और आपको कहीं ना कहीं मरीज को ऐसा लगता है कि वो जब चल रहा है तो उसका कुछ पैर खींच रहा है, मसल खींच रहे हैं, और उसको इन ये दो दो पेन एट द हिप जॉइंट एंड वीकनेस ऑफ द मसल, ये दो कारण जो सबसे कॉमन है इसमें ऐसा देखने को मिलता है। डॉक्टर रोहन, एक चीज समझना चाहूंगा मैं आपसे, क्या ये जिन मरीजों को कोरोना होता है उन्हीं लोगों को होता है या फिर किसी अन्य मरीज को भी या कोई अन्य बीमारी से ग्रसित है उसको भी हो सकता है, और किस उम्र के लोगों को ज्यादा होने की संभावना रहती है? ये कई लोगों को हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है, और विश्व व्यापी ये बीमारी है। और पश्चिमी देशों में ये बीमारी हमारे हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा है, वहाँ पे लोगों को और हो रहा है। कहीं ना कहीं जैसे जैसे हमारे जीवन का उम्र रेट बढ़ रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो इस तरह की ऑर्थोपेडिक्स बीमारियां जो हैं वो कॉमन है। लेकिन इसका जो सबसे कॉमन कॉज है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंटेक होता है। इसलिए ये 30 से 50 साल की उम्र में जो हमारे मेजर जिम जाने वाले जनसंख्या होते हैं, जिनको कई अन्य बीमारियों से इम्यूनोसप्रेसेंट चल रहा होता है, कोई और इन्फेक्शन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चल रहा होता है, उन लोगों में देखा जाता है। ये 6 से 24 गुना ज्यादा उन लोगों में देखा जाता है जिनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चला है, और जिनमें नहीं चला है उनके तुलना में। तो ये जो अभी कोविड रिलेटेड भी देखा जा रहा है, ये उन्हीं लोगों में देखा जा रहा है जिनको कम से कम 2 महीने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चला है। और पहले भी ये अंदेशा लगाया जा चुका था, कई लोगों ने इस बात पे जिक्र करी थी कि जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इतना लाखों करोड़ों के मात्रा में चलेगा तो इस तरह की बीमारियों का भी एक एपिडेमिक वेव आएगा, जिसमें बहुत सारे आपको एवास्कुलर नेक्रोसिस के मरीज नजर आएंगे।
लेकिन जान बचानी सबसे ज़रूरी होती है, तो इसलिए कोविड के इन्फेक्शन में जो डॉक्टर लाइफ सेविंग ड्रग है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, वो देना मजबूरी होती है, क्योंकि जान है तो ही जहान है। तो 30 से 50 साल की उम्र में ये कॉमनली देखा जाता है। और इसके साथ सबसे ज़रूरी जो बात है, वो इस बात पे मैं आपके गौर फरमाना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है, ये जो आप जितना अर्ली स्टेज में डॉक्टर डिटेक्ट कर लेगा, उसको अर्ली स्टेज में हम इसे रोक भी सकते हैं, इस बीमारी को, और इस बीमारी का जो प्रोग्रेशन है उसको भी बहुत कम किया जा सकता है। इस बीमारी के कई एक इलाज हैं, इसका हाइपरबारिक ऑक्सीजन से लेकर के, प्रोस्टाग्लैंडिन से लेकर के, कंजर्वेटिव थेरेपी से लेकर के, बिसफॉस्फोनेट्स थेरेपी, ये सारे इसके बीमारी के इलाज हैं। लेकिन इन सभी बीमारी इलाज के साथ क्या है कि ये तभी कर सकते हैं हम जब अर्ली स्टेजेस में। यदि हम लेट स्टेज में इसको पकड़ेंगे, तो जब बोन पहले से ही गल चुकी है, तो फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। फिर हमें जो भी करना होगा वो हमें सर्जिकल मैनेजमेंट करना होगा। सर्जिकल मैनेजमेंट में आर्थ्रोप्लास्टी एक मैनेजमेंट होती है, जिसमें कि पूरा कूल्हा को बदलना पड़ता है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं उसे। और इसके साथ भी ये दिक्कत है कि यदि किसी 30 वर्ष के इंसान को हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी करानी है, तो जो हिप रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है, उसकी एक्सपेक्टेंसी 10 से 15 साल ही है। बहुत चलेगा तो 20 साल चलेगा। तो यानी कि 30 साल में यदि उसका ऑपरेशन हो जाता है, तो 20 साल बाद 50 साल का होगा। 50 साल में उसे दोबारा एक सर्जरी करानी होगी, जहां वो पुराने इम्प्लांट को निकाल करके नया हिप जॉइंट का इम्प्लांट लगेगा। तो इसका सबसे बेहतरीन इलाज जो हम दे सकते हैं वो यही है कि हम जल्द से जल्द ऐसा, यदि किसी को कंप्लेन हो और उसे कोविड हुआ हो, उसे पता हो कि मैंने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स खाया है और मुझे इस तरह की दिक्कत हो रही है, तो इसको नजरअंदाज ना करें, इसको गहराई से लें और इसका तुरंत जाकर के आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये डॉक्टर हैं जो कि एमआरआई करके इसकी एग्जैक्ट स्टेजिंग बता सकते हैं कि किस स्टेज में ये बीमारी है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही दरख्वास्त रहेगी कि यदि कोई पोस्ट कोविड इंसान है, वो 30 से 50 साल का है या उससे अधिक है, और उसको यदि 60 दिन से अधिक तक अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चला है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना ही पड़ता है। तो अगर उसे इस तरह के सिम्टम्स आए कि उसको हिप में पेन हो रहा हो, चलने में कोई दिक्कत हो रही हो, खिंचा खिंचा सा महसूस हो रहा हो, ये एक कूल्हे में भी हो सकता है, दोनों कूल्हे में हो सकता है, तो यदि इस तरह के कोई भी सिम्टम आए, तो वो तुरंत किसी ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएं और एमआरआई करें। एमआरआई करने में डिले ना करें। डॉक्टर रोहन, क्योंकि आपने जिक्र किया ज्यादा अगर समय से इलाज ना हो तो हड्डियां गल सकती हैं, तो क्या इसमें हाथ और पैर खोने का भी डर है? नहीं नहीं, हाथ और पैर की हड्डियों में ये अच्छी बात ये है कि ऊपर वाले ने इस तरह से बनाया है कि हमारी जो कूल्हे की जो हड्डी होती है, उसकी ब्लड सप्लाई कुछ इस तरह है कि वो सबसे पहले कूल्हे को इफेक्ट करता है। और कूल्हे की हड्डी को अफेक्ट करने का रीजन भी यही है, क्योंकि कूल्हे की ब्लड सप्लाई थोड़ी अलग तरह से होती है, रेट्रोग्रेड भाषा में जाती है। रेट्रोग्रेड नीचे से ऊपर जाती है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है, तो वहां पर ये सबसे पहले अफेक्ट होता है। ये अन्य शरीर के जोड़ों में भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं है, बोन डेथ नहीं है, ये एवास्कुलर नेक्रोसिस है, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से होता है। तो ये जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता है, वो इसका दर्द ऐसा होता है कि ये दर्द यदि आखिर के स्टेजेस में इसका दर्द बहुत ही असह्य हो जाता है और किसी भी पेन किलर से आराम नहीं मिलता है, तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। मरीज चल नहीं पाता है, मरीज को आगे चलने में सहारा की जरूरत पड़ती है, तो कई तरह की उसकी बीमारी होती है। लेकिन हाथ या पैर की हड्डी गलती का जो वो है, वो इस तरह से नहीं गलती है कि आपको हाथ को जान को खतरा होगा या कुछ इस तरह का खतरा होगा। डॉक्टर रोहन, क्योंकि स्टेरॉइड का मैं पिछले दिनों काफी समय से देख रहा हूं और स्टेरॉइड को लेकर तमाम बातें भी सुनी हैं। स्टेरॉइड अगर इतना खतरनाक है जिससे कई तरह के इन्फेक्शन या फिर इस तरह की चीजें आती है, तो आखिर स्टेरॉइड की ज्यादा स्टेरॉइड लेने से ये बीमारियां उत्पन्न होती है या एक लिमिटेड, क्योंकि स्टेरॉइड क्यों दिया जाता है? स्टीरॉइड्स देखिए खतरनाक, हम एरोप्लेन पे चढ़ते हैं वो भी खतरनाक है, हम गाड़ी चलाते हैं वो भी खतरनाक है। तो हर किसी चीज का खतरा तो होता है। जब भी कोई मेडिकल साइंस में कोई दवाई डेवलप होती है, तो उसका मानक बनता है कि उसका खतरा और उसका फायदा, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन जब होता है, तभी हम उसको चलाते हैं। तो जो स्टीरॉइड्स का फायदे हैं, वो कई लाख गुना ज्यादा हैं उससे जो खतरे होते हैं उसको। तो स्टीरॉइड्स इसलिए दिया जाता है लोगों में। अभी जैसे कि आप देखेंगे कि कोरोना में जो इन्फेक्शन स्टॉर्म आता है, जो कि सीधे मौत का कारण बनता है, वो रोकने का काम करती है स्टीरॉइड।
तो कहीं ना कहीं स्टीरॉइड्स का जो रोल है वो इतना बेहतरीन है कि उसे कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता है। और इसलिए स्टीरॉइड्स को हमें चलाना है, लेकिन हमें भी इस बात की ध्यान रहती है, डॉक्टरों को भी, कि किस नियम से चलाना है, उसको किस तरह से टेपर करना है। लेकिन कभी कभार मजबूरियां हो जाती हैं जिसमें स्टीरॉइड्स को चलाना ही पड़ता है। इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान उधर भी आकर्षित करूंगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो कि शौकिया जिम के लिए, क्योंकि स्टीरॉइड से मसल भी बिल्ड होता है, बॉडी भी बनती है, तो जिम के लिए भी लोग स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं और स्टीरॉइड्स को यूज करते हैं। कोरोना के पीरियड में ऐसा देखा गया, मेरी एक मरीज से बात हुई, उसने कहीं पढ़ा, उसे कहीं एम्स के डायरेक्टर का कोई बयान सुना, कुछ सुना, और वो अपने मन से बिना कोरोना हुए 8 मिलीग्राम की स्टीरॉइड्स की गोलियां खाए जा रहा था। तो ऐसे भी बहुत सारे केस देखने में मिलते हैं जो कि मरीजों ने खुद अपने दावत दे रखते हैं बीमारियों को। तो इस तरह की चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है कि आप कुछ भी करें, जो इस तरह की दवाइयां होती हैं इनके कई नुकसान भी होते हैं। तो नफा नुकसान का जो हिसाब है ये डॉक्टर रखें तो ये बेहतर है, जब इंसान रखता है तो कहीं ना कहीं बायस हो जाता है। डॉक्टर रोहन, इस तरह की बीमारी ना हो और इसे बचाव किया जा सके, क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है? जी, इस तरह की बीमारी से बचने का जो सबसे पहली सावधानी है वो ये है कि हमें इसको प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर ऑफ सच डिजीजेस, बिकॉज इनका अंत में ट्रीटमेंट जो है वो काफी एग्रेसिव है और ऑपरेशन के बाद ही शांत होता है। तो प्रिवेंशन में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हम अपने मर्जी से मेडिकेशन ना करें। सेल्फ मेडिकेशन इज इक्विवेलेंट टू सेल्फ डिजास्टर। तो जब भी सेल्फ मेडिकेशन होता है काफी तरह की दिक्कतें आती हैं। यदि कोई डॉक्टर आपको इलाज कर रहा है तो उसे पता है कि वो जो आपको दवाई दे रहा है उससे क्या नफा है और क्या नुकसान है। तो ये नफा नुकसान का लेखा जोखा डॉक्टर ही रखे तो बेहतर होता है। जब हम खुद से कुछ करते हैं तो वो बायस्ड हो जाता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो भी जो भी इंजेक्शन हो रहा है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड लोग खाते हैं, वो पहली बात तो जिम के लिए कभी नहीं खाएं। अपने शरीर को जो बढ़ाना है वो आप नेचुरल वेज में बढ़ाएं। ये प्रोटीन पाउडर्स भी जो काफी मार्केट में जो चीप प्रोटीन पाउडर्स बिकते हैं उनमें भी मिला होता है, तो देखें, जांच पड़ताल करके ही लें प्रोटीन पाउडर्स। और जो डायरेक्ट कॉर्टिसोन ले रहे हैं, डायरेक्ट इसकी गोलियां ले रहे हैं, वो भी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो इन चीजों पर रोक करें। यदि किसी को कोरोना हो रहा है तो वो अपने मर्जी से दवाई ना ले, डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही दवाई लें। और यदि किसी को 2 साल तक कोरोना 2 महीने तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चल चुका है कोरोना के बाद और उसे पता है कि वो एक रिस्क ग्रुप में है, तो वो अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा रखे कि उसमें सेकेंड ट्रिगरिंग इवेंट ना हो। एक फर्स्ट ट्रिगरिंग इवेंट हम कहते हैं मेडिकल भाषा में कि आपको दवाई चली, आपने फर्स्ट ट्रिगरिंग इवेंट हो गया। सेकेंड ट्रिगरिंग इवेंट क्या होगा कि आप दोबारा से कुछ प्रोटीन पाउडर पी रहे हैं, आप दोबारा से कुछ इस तरह की दवाइयां ले रहे हैं, या आपका कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो ये सेकेंड ट्रिगरिंग इवेंट में हो रहा है। तो आप अपने शरीर का ख्याल रखें, बचाव करें, व्यायाम करें, अच्छा भोजन खाएं। किसी भी तरह के दवाइयां, किसी भी तरह के किट्स, कोई भी जो इम्यूनिटी बूस्टर करके दवाइयां आती हैं, इन चीजों से परहेज करें। आप अपने नेचुरल जितना जाएं उतना बढ़िया है। और आप अपने खान पान पर ध्यान दें और इन चीजों से परहेज करें। जो भी चीज आपको इस तरह का दिखाती है कि इससे तुरंत फायदा होगा, तो तुरंत फायदा वाली जो भी दवाइयां होती हैं उससे कुछ नुकसान तो होते ही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोहन, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने।